आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि थर्ड लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे बोले थे कि समय बढ़ता गया, अलग अलग अपना वैज्ञानिक आए, अपना मत दिए, सिद्धांत दिए और अलग अलग तरीका से तत्वों का वर्गीकरण किया गया। ठीक, तो उसके बाद एक अगला वैज्ञानिक है जिसका नाम है लोथर मेयर। क्या नाम है? लोथर मेयर। लोथर मेयर ने एक वक्र, वक्र मीन्स होता है ग्राफ, लोथर मेयर एक ग्राफ बनाए, ठीक ना, जिसको लोथर मेयर वक्र या लोथर मेयर कर्व कहा जाता है। अब लोथर मेयर कर्व कहेगा कि किसने दिया, यानी कि लोथर मेयर वक्र का खोज किसने किया, तो नेम पर ही है, यानी कि लोथर मेयर ने ही किया था। कब? तो 1869 में। 21 देश के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के थे, जर्मन देश वाला को, जर्मनी वाले को जर्मन कहते हैं। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार और आयतन के बीच एक वक्र खींचा था। वक्र खींचा था मीन्स यानी कि ग्राफ खींचा था, ठीक ना, और ग्राफ पर कुछ तत्वों को दर्शाया गया था, यानी कि ग्राफ के द्वारा, यानी कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच, परमाणु के आयतन के बीच एक ग्राफ खींचे, ग्राफ में तत्व को दर्शाएं और उसके बाद कुछ जानकारी दिए, जिसमें यहाँ कुछ लिखल हुआ है जैसे शिखर, शिखर यानी कि सबसे शीर्ष पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे इसको हम क्षारीय धातु भी कह सकते हैं, क्षारीय धातु को शिखर पर रखा गया, जैसे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस टाइप का। ठीक, उसके बाद गर्त में, गर्त में माने कि नीचे, तो नीचे रखा गया कौन कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब रखा गया, जैसे आप देख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, उसके बाद ग्राफ में यानी कि वक्र में एक अवरोही क्रम था, एक आरोही क्रम था, ठीक ना, जैसे यहाँ देखिए बढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते समय, तो बढ़ते समय माने कि आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही माने बढ़ता, तो बढ़ते समय क्या होगा, तो हैलोजन तत्व को रखा गया, इस सबको क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे। ठीक, अब घटते समय यानी कि अवरोही क्रम में बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देख सकते हैं बढ़ते क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद घटते समय में तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सबको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक, यहाँ पर एक फोटो है, इसको देख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक वेट, ठीक, और ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु के आयतन के बीच एक वक्र यानी कि ग्राफ खींचा गया। ठीक, उसमें ग्राफ को कुछ इस टाइप से दिखाया गया था, जैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें शिखर पाने के शीर्ष पर क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है। ठीक, गर्त यानी कि नीचे, तो इसमें खैर दिखाया नहीं गया है, इसमें नीचे दिखा देंगे, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक, जर्मेनियम हो जाएगा, एंटीमनी, बिस्मथ, इस टाइप के ऐसा हो सकता है। ठीक, उसके बाद बढ़ते समय मैंने क्या, वही क्रम यानी हैलोजन, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे करके है। ठीक, घटते समय यानी कि अवरोही में क्षारीय धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक, उसके बाद यहाँ ले सकते हैं कैल्शियम, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ लिखा है, ऊपर लिखा गया है, ऊपर लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इस सब टाइप के आगे लिखा हुआ है। ठीक ना, तो फिर से बता दे रहे हैं लोथर मेयर वक्र क्या है, तो लोथर मेयर वक्र किसने दिया, तो लोथर मेयर ने दिया। कब दिया, तो 1869 में दिया। किस देश के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के थे। इन्होंने अपना सिद्धांत में, नियम में क्या बताया था, तो इन्होंने परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक वक्र बनाया, माने ग्राफ खींचा था। ठीक, इस ग्राफ में शीर्ष पर क्षारीय धातु को रखा गया था, गर्त में सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सबको रखा गया। इसको उप धातु बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उप धातु बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ मेटलवाइड धातु बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद बढ़ते समय में, बढ़ते समय मैंने कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में हैलोजन तत्व को रखा गया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के। और उसके बाद घटते समय में, घटते समय में क्षारीय मृदा धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब ग्राफ में यहाँ या यहाँ देख सकते हैं। ठीक, अब बात क्या है कि इनका भी नियम तो कोई खास है नहीं, इनका भी नियम बहुत दिन तक नहीं चला, ठीक ना,
कहने का मतलब कि इस टाइप से सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं था, सभी तत्वों के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, सब तत्व किसमें बैठाया नहीं जा सकता है, सभी तत्वों का गुण अध्ययन इस तरीका से नहीं किया जा सकता था, मैंने बहुत कठिनाई होने लगा इस वर्गीकरण से। तो इन्हीं का एक आधार लेकर एक अगला वैज्ञानिक आया जिसका नाम है मेंडलीव, ठीक ना, मेंडलीव का आवर्त सारणी जो कि आगे पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, ठीक ना। तो इन्हीं के आधार लेकर मेंडलीव ने भी एक आवर्त सारणी बनाया जो बहुत दिन तक चला, ठीक ना। तो सबसे पहले लोथर मेयर आप जान गए होंगे। अब लोथर मेयर का दोष क्या हो सकता है, तो दोष वही है कि लोथर मेयर वक्र के आधार पर सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव नहीं था, यानी कि सब तत्वों के गुण के बारे में अध्ययन करना कठिन हो रहा था, आसानी नहीं हो पा रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते इनके नियम को हटा दिया गया। लेकिन अब यहाँ से कुछ बढ़िया बात भी 2-3 को निकला था। यहाँ से एक बढ़िया बात निकला कि इससे आखिर ठीक है लोथर मेयर वर्गीकरण किए 1869 ईस्वी में, तो ठीक है ऐसा वर्गीकरण किए, तो इसमें कुछ बात तो बताए होंगे, यानी कुछ ना कुछ तो जरूर निष्कर्ष निकलने होगा, थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ सही बात मिलल होगा एकरा में जो कि आगे काम देवे अगला वैज्ञानिक के लिए, ठीक ना। तो यहाँ से निष्कर्ष ही निकला था कि तत्वों का जो भौतिक गुण होता है, ठीक, तत्वों का जो भौतिक गुण होता है, लोथर मेयर का निष्कर्ष, लोथर मेयर का निष्कर्ष, निष्कर्ष, तो इनका निष्कर्ष क्या था कि जो तत्वों का भौतिक गुण होता है वो परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। फिर से लोथर मेयर के वक्र से, लोथर मेयर के कर्व से निष्कर्ष हम लोग के बीच क्या आया था, तो इनका निष्कर्ष था, इससे जो निष्कर्ष निकला था उसमें बात बताया गया था कि कोई भी तत्व है उसका जो भौतिक गुण होता ना है से परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हो गया कि ठीक है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, तब आवर्त फलन है क्या, तो इसके बाद अब इसको हटाते हैं, अब देखते हैं आवर्त फलन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं आगे, इनका निष्कर्ष क्या था, तो निष्कर्ष था तत्वों का भौतिक गुण, तत्वों का भौतिक गुण परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक। तो अब अगला टॉपिक हो गया कि आवर्त फलन तब आखिर क्या है, आवर्त फलन क्या है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि आवर्त फलन क्या है, ठीक। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित काल के बाद, एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्व दोहराए जाते हैं, यानी कि गुण धर्मों में, तत्वों के गुण धर्मों में समानता पाई जाती है। तो आवर्त फलन क्या है, यदि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित अंतराल के बाद गुण धर्मों में, एक निश्चित अंतराल के बाद गुण धर्मों में समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है।
तो यही बात है। तो लोथर मेयर का वक्र क्या है? तो लोथर मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक कर्व यानी कि एक ग्राफ खींचा, ठीक। उसमें तत्वों को उन्होंने सजाया, ठीक। लेकिन उस तरीका से तत्वों का वर्णन करना संभव नहीं था, बहुत दिक्कत हो रहा था, ठीक। तो लोथर मेयर के वक्र से आखिर निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष निकला कि तत्वों का जो भौतिक गुण होता ना है वो परमाणु दरमाणु के आवर्त फलन होता है। यही एक बढ़िया बात वहां से निकला, ठीक। अब अगला बात हो गया कि ठीक है आवर्त फलन तो क्या है? तो आवर्त फलन यानी कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है? तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुण धर्मों में समानता पाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? आवर्त फलन बोलते हैं। तो लोथर मेयर का वक्र तो नहीं चल पाया, लेकिन इन्हीं का हेल्प लेकर, इन्हीं के आधार से आगे मेंडलिफ ने बहुत बढ़िया आवर्त सारणी तैयार किया। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अब हम लोग का अगला टॉपिक है मेंडलिफ का आवर्त सारणी। इंग्लिश बोल सकता मेंडलीव, मेंडलिफ या मेंडलीव दोनों सही है, मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल यानी कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो पहला बात की पूछा जाए कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसने दिया? खुद के नामे पर है तो मेंडलीफ ने दिया। इनका पूरा नाम लिख सकते हैं दमित्री इवानोविच, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, ठीक। कब इन्होंने अपना नियम दिया था? तो 1869 यानी कि लोथर मेयर के समय में। किस देश के वैज्ञानिक थे? तो रूस के थे। किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस के थे, ठीक। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया। मेंडलीफ का पूरा नाम क्या होता है? दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, ठीक। इन्होंने अपना सिद्धांत यानी कि अपना आवर्त सारणी कब दिया? तो 1869 ईस्वी में दिया। किस देश के वैज्ञानिक थे? तो रूस के थे, ठीक। तो अब बात है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने कुछ बात बोला होगा, यानी कि इनका सिद्धांत क्या है, इनका नियम क्या है? तो इनका नियम था कि इस सिद्धांत के अनुसार हम बोल सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि लोथर मेयर से जो निष्कर्ष निकला था ना, उसी के आधार पर मेंडलीफ का सिद्धांत है, यानी कि आवर्त सारणी का नियम है। तो हम बोल सकते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यानी लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यही है मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम। लेकिन इसको हम एक और तरीका से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाया। मेंडलीफ ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाकर बतलाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद या एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। काहे कि आवर्त फलन का अर्थ वही होता है। आवर्त फलन का अर्थ अभी बताया गया, पीरियोडिक फंक्शन क्या है? तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुण धर्मों में समानता पाई जाती है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या है? तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यही नियम को अगर दूसरा तरीका से हम बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि मेंडलीफ के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए
तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम। ठीक, अब यहां से कुछ याद करने वाला बात, रीमार्क लिख देते हैं, ध्यान देना है। यहां से 2-3 को पॉइंट याद कर सकते हैं। पहला बात है कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है जी, आवर्त सारणी का जनक। पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी नहीं, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन रहता है। आधुनिक यानी कि मॉडर्न, जो कि बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आधुनिक यहाँ पर नहीं लगा, सिर्फ आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, कि इससे पहले जो वैज्ञानिक आए बहुत कम समय के लिए रहे, ठीक ना, लेकिन इनका जो नियम था कुछ समय तक चला, इनके बात को सही माना गया। हालांकि इनका भी कुछ दोष था, है ना, जो कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका नियम कुछ दिनों तक चला। इनका आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा योगदान था, जिसके चलते आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। तो आवर्त सारणी का जनक कहेंगे, आवर्त सारणी का पिता कहिए, आवर्त सारणी के पापा कहिए, सब एक बात है। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो मेंडलीफ को कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा, मेंडलीफ जब अपना आवर्त सारणी दे रहे थे ना, तो उस समय कुल 63 तत्वों का खोज हो चुका था। कितने तत्वों का खोज हो चुका था? तो 63 तत्वों का खोज हो चुका था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समय कितने तत्वों का खोज हो चुका था? तो 63 तत्वों का खोज हो चुका था। ठीक, उसके बाद एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, कभी कभी आता है कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों को ताश के पत्ते के रूप में सजाया था? किस वैज्ञानिक ने तत्वों को ताश के पत्ते के रूप में सजाया था? तो मेंडलीफ। ताश का जो पता देखा ना, उस टाइप से तत्वों को सजा दिए थे, ठीक ना। तो किस वैज्ञानिक ने तत्वों को ताश के पत्ते के रूप में सजाया था? तो ताश के पत्ते के रूप में सजाया था, तो किसने सजाया था? तो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने सजाया था। तो यहाँ से 3 बात याद रहेगा। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो मेंडलीफ को कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के समय कुल कितने तत्वों का खोज हो चुका था? तो 63 तत्वों का खोज हो चुका था। किस वैज्ञानिक ने तत्वों को ताश के पत्ते के रूप में सजाया था? तो मेंडलीफ ने ही तत्वों को ताश के पत्ते के रूप में सजाया था। ठीक, अब इसके बाद मेंडलीफ के आवर्त सारणी का हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, कि इससे पहले जितना भी पढ़े उनका विशेषता नहीं पढ़े थे, सीधे नियम के बाद दोष पढ़े थे, क्योंकि बहुत कम समय तक चला था। ठीक, लेकिन मेंडलीफ का योगदान आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा होने के चलते इनका पहले विशेषता पढ़ा जाएगा, विशेषता पढ़ला के बाद फिर दोष पढ़ा जाएगा। इनका भी दोष है, कि इनका दोष है, तभी इनके नियम को हटा के फिर आया आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगला टॉपिक हम लोग का होगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी का विशेषता। अगला टॉपिक हम लोग का है मेंडलीफ के आवर्त सारणी का विशेषता। विशेषता कहिए या गुण कहिए, यानी कि इसके बारे में बढ़िया बढ़िया बात। ठीक, अब इसमें बहुत सारा बात है, इसको एक करके समझते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी का विशेषता। तो सबसे पहला बात है कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो हम बोल सकते हैं बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो इससे पहले भी जो था हम लोग पढ़े होंगे, डोबेराइनर का अतिरिक्त नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो इन लोग का भी नियम पूछा जाए कि किस पर आधारित है, तो यही आंसर देंगे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। क्या कि उस समय परमाणु संख्या का खोज नहीं हुआ था, परमाणु संख्या का खोज हुआ 1913 ईस्वी में, और हम लोग जो बात पढ़ रहे हैं अभी 1869 है, 1913 से बहुत पहले पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो जिसके चलते परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान यूज किया गया था। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो हम बोल सकते हैं बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक, अब आगे आते हैं। मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा था। किस किस में बांटा था? वर्ग और आवर्त में।
मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को वर्ग या इसी को क्या बोलते हैं, समूह, इंग्लिश में ग्रुप, ठीक। और दूसरा आवर्त यानी कि पीरियड। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा था। किस किस में बांटा था, वर्ग और आवर्त में। अब बात है कि वर्ग किसे कह रहे थे, तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के उदग्र पंक्ति मीन्स खड़ा खड़ा लाइन, तत्वों के उदग्र पंक्ति को वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जिसे जिसे रोमन अंक से सूचित किया जाता है, जिसे रोमन अंक से सूचित किया जाता है, ठीक। अब बात है कि रोमन अंक क्या है, तो रोमन अंक तो पता होगा, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, etc। ऐसा रोमन अंक होता है। अब आवर्त किसे कहेंगे, तो इसका उल्टा है, तत्वों के क्षैतिज पंक्ति, क्षैतिज यानी पट, तत्वों के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक। तो वर्ग को रोमन अंक से यानी कि इस टाइप से सूचित किया गया है, लेकिन अब आवर्त को सिंपल 1 2 3 ऐसा इस तरीका से सूचित किया जाता है। लेकिन यहां से कंफ्यूजन है कि ठीक है, इस टाइप के जब संख्या है, जब इस टाइप का संख्या है तो इसको रोमन अंक बोल रहा है, तो इस टाइप के संख्या को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। 1 2 3 4 रोमन अंक, तो ये 1 2 3 4 कौन सा अंक, ठीक। तो बता दे रहे हैं, तो मैथ का चीज है, इसको बोलते हैं हिंदू अरबी अंक, इसको क्या बोलेंगे, हिंदू अरबी अंक। यानी कि इस अंक को हिंदुस्तान के लोग और अरब देश के लोग मिलकर खोज किए थे, जिसके चलते ये जो 1 2 3 4 लिखते हैं ना, इसको बोला जाता है हिंदू अरबी अंक, और इसको बोलते हैं रोमन अंक, ठीक। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का पहला विशेषता हम लोग पढ़े क्या, कि इनका जो आवर्त सारणी है किस पर आधारित है, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ठीक। इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में तत्वों को वर्ग और आवर्त में बांटा था। वर्ग क्या है, तो तत्वों की उदग्र पंक्ति को वर्ग कहते हैं, वर्ग को रोमन अंक से सूचित कर रहे थे, ठीक। उसके बाद अगला था आवर्त, आवर्त किसे कहेंगे, तो तत्वों के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं, आवर्त को हिंदू अरबी अंक यानी 1 2 3 4 इस टाइप से सूचित किया जाता था, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो देखते हैं आगे। तीसरा विशेषता, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग कएगो और आवर्त कएगो, यही बात है। तो देखिए मेंडलीव जो आवर्त सारणी दिए थे ना, जब शुरू दिए थे, तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसको बोलते हैं मूल आवर्त सारणी। ध्यान सुनिएगा, मेंडलीव जब शुरू आवर्त सारणी दिए थे तो उसको बोलते थे मूल आवर्त सारणी। तब मूल आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग था, मूल आवर्त सारणी में मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, 8 है। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो 8 है, ठीक। क्या कि उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ। जब मेंडलीव अपना शुरू आवर्त सारणी दे रहे थे, यानी मूल आवर्त सारणी दिए थे, तो उस समय अक्रिय गैस का जगह नहीं छोड़ा गया था, माने खोज नहीं होता था, उसको जगह नहीं छोड़े थे, तो उस समय वर्ग की संख्या कितना था, 8, ठीक। अब अगर आवर्त की बात करेंगे, तो आवर्त में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आवर्त 7 था, अभी भी 7 है, मेंडलीव के समय भी 7 था, तो आवर्त में दिक्कत नहीं है, वर्ग में दिक्कत। लेकिन कुछ दिन के बाद अक्रिय गैस का खोज हो गया, तो अक्रिय गैस का खोज हो गया तो उसका एक अलग जगह बनाया गया, तो उसी को वर्ग 9 या शून्य वर्ग कहा गया, मेंडलीव के ही अनुसार, ठीक ना। यानी कि फिर उसको बोलते हैं मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसका संशोधन किया गया था, संशोधित रूप। यानी कि मूल आवर्त सारणी में तो वर्ग 8 है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा कुछ दिन के बाद अक्रिय गैस का खोज हुआ तो संशोधित किया गया, उसमें कुछ चीज ऐड किया गया,
तब मेंडलीव के समय वर्ग कै गो हो गया, 9 गो हो गया। अब आवर्त कै गो है, 7 गो है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। तब कोई पूछे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय वर्ग की संख्या कितनी थी, तो पहला बात है कि उससे पूछ लेना है बढ़िया से कि आप किस आधार पर पूछ रहे हैं, यानी कि मूल आवर्त सारणी वाला पूछ रहे हैं कि संशोधन वाला यानी कि संशोधित वाला पूछ रहे हैं। अगर मूल वाला पूछ रहे हैं तो 8 है और संशोधित वाला है तो 9 है। लेकिन ओवरऑल अगर ऐसे अगर बोलचाल में अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का समय वर्गों की कुल संख्या कितनी थी, तो 9 ही सही आंसर माना जाता है, ठीक ना। तो मेंडलीव के समय वर्गों की कुल संख्या कितना देना है आंसर, 9। अब आवर्त का हो जाएगा 7 गो हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेंडलीव ने प्रत्येक वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांटा था। मेंडलीव के अनुसार उपवर्ग था 2 गो, ए और बी, कैपिटल लिखना है, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ग को ए और बी में ये बांट दिए थे मेंडलीव, यानी कि मेंडलीव के अनुसार प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग क्या होता है, ए और बी होता है, ए और बी होता है। एक मिनट, थोड़ा सा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869, ठीक। तो वर्ग जो उदग्र लाइन है ना, खड़ा खड़ा जो लाइन है, खड़ा खड़ा जो लाइन है, जैसे ऐसे जो खड़ा खड़ा लाइन है, इसको वर्ग कर रहा था। जैसे देखिए पहला वर्ग हुआ, दूसरा वर्ग हुआ, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। ये मूल आवर्त सारणी है। कैसा आवर्त सारणी है, मूल है, संशोधित वाला नहीं है, मूल आवर्त सारणी है। 8 गो वर्ग था। अगर आवर्त के बात करल जाए तो ये हो जाएगा ऐसे, पहला आवर्त हो जाएगा पहला, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो सातवां हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ से एक और बात याद कर लेना है, मेंडलीफ ने भविष्यवाणी किया था कि आगे कुछ तत्व का खोज हो सकता है, उसके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा बढ़िया से नहीं दिया है, उपवर्ग जैसे ए और बी होता है, जैसे पहला है तो पहला के लिख सकते हैं, दूसरा है तो दूसरा के, ऐसे इस टाइप के करके उपवर्ग होता था मेंडलीफ के आवर्तसारणी में, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस वैज्ञानिक ने नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी और उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था, जगह छोड़ दिया था, ताकि आगे कोई वैज्ञानिक आया और तत्वों का खोज किए तो वहां रख सकते हैं। ओके, तो मेंडलीफ आंसर देना है, ठीक। तो मेंडलीफ के अनुसार प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग क्या होता है, तो ए और बी होता है। उसके बाद आगे आते हैं, ठीक। तो पहला हम लोग विशेषता क्या पढ़े, पहला विशेषता पढ़े कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। दूसरा हम लोग पढ़े कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्त में बांटा गया है। वर्ग क्या है, तो तत्वों की उदग्र पंक्तियों को वर्ग कहते हैं और तत्वों की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल वर्ग 9 और कुल आवर्त 7, प्रत्येक वर्ग का उपवर्ग क्या होता है, ए और बी होता है, ठीक। इस सब संशोधन जो हुआ था ना उसका बात किया जा रहा है। उसके बाद अब आगे आते हैं, उसके बाद आगे आते हैं मेंडलीफ के समय अभी हम लोग पढ़े कि आवर्त की संख्या कितनी थी, तो आवर्त की संख्या 7 थी। आवर्त की संख्या कितनी थी, तो आवर्त की संख्या 7 थी। आवर्त की संख्या कितनी थी, 7 थी। इसको आगे बढ़ाते हैं, आवर्त की संख्या 7 थी। ओहो, आवर्त की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब देखते हैं आगे, तो यहां लिखते हैं प्रथम आवर्त, प्रथम आवर्त, ठीक। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 2 थी, हाइड्रोजन और हीलियम 2 थी। संशोधन जो हुआ था उसमें प्रथम आवर्त सारणी में, यानी कि प्रथम आवर्त में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 2 थी। तो 2 थी मैंने बहुत कम थी, मैंने कि बहुत छोटा था, इसलिए इसको बोला जाता है अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। अगला है
द्वितीय एवं तृतीय। तो द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 थी। कितना थी? 8 थी। तो इससे बड़ा हो गया, तो है तो छोटा लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लघु आवर्त। लघु माने छोटा, अति माने और ज्यादा छोटा। ठीक, उसके बाद आगे तृतीय तक पहुंच गए। चतुर्थ यानी कि चौथा एवं पांचवें आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 18 थी। तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 18 मैंने इसका अर्थ हुआ कि चौथा आवर्त में भी 18 था, तो पांचवा आवर्त में भी 18 था। तो ये बड़ा आवर्त हो गया, तो इसको बोला जाता है दीर्घ आवर्त। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ आवर्त। ठीक, उसके बाद छठे एवं सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। 32, छठा में 32, सातवां में 32। ये सबसे बड़ा आवर्त है जी। इसको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। इसको क्या बोलेंगे? अति दीर्घ आवर्त बोलेंगे। ठीक, तो पहले आवर्त में तत्वों की कुल संख्या तो 2, किस नाम से जानेंगे? तो अति लघु आवर्त। लघु मीन छोटा, अति माने बहुत ज्यादा छोटा। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इसको क्या बोलते हैं? तो लघु आवर्त बोलते हैं। चौथा और पांचवा आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। सबसे बड़ा आवर्त यही होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? अति दीर्घ आवर्त। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि अधूरा आवर्त किसे कहते हैं? अधूरा आवर्त माने इनकम्प्लीट पीरियड। तो सातवां आंसर ही देना है जी। ऐसे सातवां आवर्त में भी 32 तत्वों का खोज हो चुका है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, हो चुका है, लेकिन इसका अभी भी अध्ययन चलिए रहा है। और इसमें कुछ ऐसा तत्व है, ठीक है, नाम खोज करके नाम दे दिया गया है, लेकिन इसका इस सब जो मतलब कि सातवां आवर्त में कुछ ऐसा तत्व है, बहुत सारा ऐसा तत्व है जिसका गुण उपयोग बहुत लोग को अभी भी पता नहीं है। इस पर रिसर्च चलिए रहा है। ठीक, तो ऐसे तो आवर्त सारणी पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, सातवां आवर्त भी पूरा हो गया। लेकिन अगर कहीं अगर कोई पूछे या क्वेश्चन देखने को मिले कि अधूरा आवर्त किसे कहते हैं, तो हम मजबूरी है कि सातवां आवर्त भी आंसर देना पड़ेगा। वहां ये ना कहेंगे कि पूरा हो गया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कहीं रहे कि अधूरा आवर्त कौन है, 4, 5, 6, 7, तो वहां ये ना लिखेंगे कि पूरा हो गया है, वहां तो सातवां मारना पड़ेगा। ठीक ना, तो याद कर लीजिएगा कि अधूरा आवर्त किसे कहते हैं? तो सातवां को ही कहते हैं। काहे कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें जो बहुत सारा जो तत्व है जिसका गुण उपयोग अभी तक पता नहीं चल पाया है बढ़िया से, इस पर अभी रिसर्च चलिए रहा है, जिसके चलते अभी भी अधूरा माना जा रहा है। और ऐसे देखा जाए तो 32 तत्व इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो अभी बताया गया कि मेंडलीफ ने नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। ठीक ना, मेंडलीफ ने नए तत्वों की भविष्यवाणी की और उनके लिए रिक्त स्थान माने कि खाली जगह छोड़ा, रिक्त स्थान छोड़ा। ठीक, जैसे कुछ याद कर सकते हैं हम लोग 2-3 एग्जाम्पल के रूप में जो कि काम देगा। जैसे एक तत्व था माने कि एक स्थान छोड़े जिसका नाम दिए थे एक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नहीं, एक्का एल्यूमिनियम। ठीक, तो उसके स्थान पर एक तत्व का खोज हुआ जिसका नाम है गैलियम। क्या? गैलियम। संकेत क्या लिख सकते हैं? तो Ga, गैलियम। ठीक, उसके बाद एक और जगह ये छोड़े थे एक्का बोरॉन के नाम से, तो उसके जगह तत्व आया था स्कैंडियम। स्कैंडियम संकेत हो जाएगा Sc। एक और ही जगह छोड़े थे एक्का सिलिकॉन के नाम से, एक्का सिलिकॉन, इसके स्थान पर आया था जर्मेनियम। संकेत हो जाएगा Ge, यहाँ Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि किस वैज्ञानिक ने नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी और उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा था? तो मेंडलीफ ने। एक्का एल्यूमिनियम के स्थान पर कौन सा तत्व खोज हुआ था? तो गैलियम।
एक का बोरॉन के स्थान पर कौन सा तत्व खोज हुआ था? तो स्कैंडियम। एक का सिलिकॉन के स्थान पर कौन सा तत्व खोज हुआ था? तो जर्मेनियम। ठीक, इतना बात हम लोग पढ़ लिए। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना होगा मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष, दोष या सीमा, यानी ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग का हो जाएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष या सीमाएं, ऐसा लिख सकते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष या सीमाएं, मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष या सीमाएं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन का स्थान। पहला क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का स्थान। तो देखिए हाइड्रोजन को पहला का ये वर्ग, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्षार धातु, ठीक, और सातवां का ये वर्ग, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वर्ग, या इसके अंतर्गत जो तत्व होता है उसको हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन को पहला के माने क्षार धातु के साथ भी रख सकते हैं, हाइड्रोजन को सातवां के यानी हैलोजन तत्व के साथ भी रख सकते हैं। एखनी दोनों के साथ हाइड्रोजन गुणों में समानता रखता है, जिसके चलते हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, विवादपूर्ण है, लड़ाई झगड़ा वाला। यहाँ रखे कि यहाँ रखे, पहला में रख दिया गया है तो एकरो में रख सकते हैं। यहाँ से एक और बात याद कर लेना कि इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आवारा तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। अभी भी आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है, इसमें कुछ ज्यादा संशोधन नहीं हो पाया है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। काहे कि हाइड्रोजन को पहिलका के क्षार धातु, सतमा के हैलोजन तत्व के साथ भी रख सकते हैं, दोनों के साथ गुणों में समानता दिखाता है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान, अब समस्थानिक क्या है तो पता होना चाहिए। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6, 12, 6, 13 और 6, 14, यानी कि वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या सेम रहेगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भी रहेगा, तो वैसे तत्व आपस में क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक ना। तो अगर मान लो कि समस्थानिक का यूज किया जाए, समस्थानिक को अगर वैल्यू दिया जाए, तो आवर्त सारणी में कार्बन 3 जगह होना चाहिए, एक का द्रव्यमान 12 होना चाहिए, एक का द्रव्यमान 13 होना चाहिए, एक का द्रव्यमान 14। जैसे हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2 और 1H3, यानी कि परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तीनों आपस में क्या है? समस्थानिक है। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन भी 3 जगह चाहिए, द्रव्यमान 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो यहाँ पर यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक का भी कोई स्थान नहीं है, कि समस्थानिक का अर्थ होता है परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना और परमाणु संख्या समान होना, तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। तीसरा इनका दोष था ना कि समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा, अलग अलग वर्गों में रखा। जैसे देख लेते हैं, जैसे आवर्त सारणी का अर्थ क्या था? तो आवर्त सारणी का अर्थ था, यानी कि जब आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया था तो हम लोग पढ़े थे कि समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा गया था। ठीक, तो कोई भी वैज्ञानिक अगर वर्गीकरण कर रहा है तो समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रख रहा है ताकि आसानी हो पढ़ने में। ठीक, तो मेंडलीव का एक है कि कभी कभी बीच में गौड़ा दिए थे, जो समान गुण यानी जिसका गुण मैच कर रहा था उसको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, एक ही जगह रखना चाहिए था, लेकिन उनको अलग अलग वर्ग में रख दिया। जैसे सोना एवं प्लेटिनम, AU और PT, सोना एवं प्लेटिनम तत्व है, दोनों का गुण बहुत ज्यादा आपस में मिलता है, तो दोनों को एक ही वर्ग में रखना चाहिए, लेकिन नहीं, आवर्त सारणी में अलग अलग वर्ग में है। ठीक, कॉपर एवं पारा, एखनी दोनों का भी गुण मैच करता है, लेकिन नहीं, एखनियों दोनों का अलग अलग वर्ग में रख दिए। BA एवं PB, BA एवं
पीबी बेरियम और लेड या सीसा, एक नहीं दोनों का भी गुण मैच करता है, खाने दोनों का अलग अलग रख दिए, तो यहाँ से भी इनका दोष निकल रहा था। ठीक, अब आते हैं आगे तीसरा के बाद चौथा, मेनलीव का आवर्तसानी हम लोग पहला पढ़े हैं इससे पहले कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो इसका अर्थ क्या है कि कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखेंगे और ज्यादा वाला को बाद में रखेंगे, तब ना बढ़ते हुए होगा। लेकिन मेनली बीच बीच में क्या किए ना कि ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व का पहले रख दिए और कम वाला के बाद में रख दिए, जिसके चलते सीक्वेंस गड़बड़ा गया, यानी दोष हो गया। जैसे कुछ तत्व देख रहे हैं, जैसे में लिख देते हैं पहले, मेंडलीफ ने अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा, जो कि दिक्कत है। जैसे आर्गन एवं पोटेशियम, आर्गन का द्रव्यमान होता है 40 लगभग लिख रहे हैं, और पोटेशियम का होता है 39। अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आर्गन होता है 18, अभी होता है 19, तो परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में है, जो कि इसके आगे पढ़ेंगे मोस्ले वाला आधुनिक आवर्त सारणी, तो वो सुधार दिए थे, सही हो गया था। लेकिन जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है वो द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो द्रव्यमान पर आधारित है, बढ़ते हुए द्रव्यमान पर आधारित है। तो आर्गन पहले है और पोटेशियम बाद में है, तो आर्गन का द्रव्यमान 40 और पोटेशियम का हो गया 39। तो इनके नियम के अनुसार पहले पोटेशियम आना चाहिए तब आर्गन चाहिए, 39 के बाद 40। तो ज्यादा वाला का पहले ही रख दिए, कम वाला के बाद में कर दिए, ये भी गड़बड़ हो गया। ऐसा ऐसा बहुत सारा है। जैसे एक और लिख देते हैं, टेल्यूरियम एवं आयोडीन, आयोडीन का लगभग द्रव्यमान होता है 127 और इसका होता है 127 से ज्यादा, 127.5, ऐसा लिख सकते हैं। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार पहले आयोडीन को रखना चाहिए था तब टेल्यूरियम को, लेकिन ना पहले टेल्यूरियम में लिख दिए तब उसके बाद आयोडीन लिखे, यानी कि रखे, ये भी गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद एक और दोष है कि मेंडलीफ ने धातु एवं अधातु के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं रखा, सब एके में था। धातु एवं अधातु के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है, यही है मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। ठीक, तो आज हम लोग बहुत सारा पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने किया। मोसले का पूरा नाम हेनरी मोसले, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कब खोज किए थे? 1913 में किए थे। उनका जो नियम था, उनका जो वर्गीकरण था, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर था, 1913 ईस्वी तक परमाणु संख्या का खोज हो चुका था। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी ही पढ़ते हैं, उसमें भी एक दो दोष बचा है ना, लेकिन उसके बाद कोई सुधारने वाला आया नहीं, जिसके चलते आधुनिक आवर्त सारणी ही अभी हम लोग अध्ययन करते हैं।